हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपके पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में, उनमें टॉप जो 30% है वो हम करने वाले हैं। और आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर सकते हो। एकदम ईमानदारी से आपको ये प्रश्न करने हैं, जिससे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में है, कितनी तैयारी की आपने और आपको कितनी जरूरत है तैयारी करने की। तो ये जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है। ऐसा कौन सा विलयन है जिसमें प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है। आपके पास कुछ समय रहेगा आंसर देने के लिए, अपना आंसर साथ साथ नोट कर लेना, फिर देख लेना सही है या गलत है, ठीक है। तो कौन सा विलयन है आपका, कोलाइडी विलयन है। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा कि जो कोलाइडी विलयन है उसमें क्या हो सकता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है। अब इस चीज को यहां पर समझिए, आपका सही हुआ है गलत हुआ है वो आप देख लेना, ठीक है। यहां पर समझिए, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ना वो उसकी तरंगदैर्ध्य या फिर आवर्ती पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है, ठीक है। और देखिए, कोलाइडी में विलयन जो होता है, कोलाइडी विलयन है, उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है, क्योंकि कोलाइडी विलयन में जो बड़े अणु होते हैं और उनमें आसानी से प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का दे पर इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो वह रिक्त स्थान करता है। कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम हैं आप हैं, यदि हम दीवार को धक्का देंगे और वो दीवार मजबूत है, ठोस है, उसको विस्थापित वो नहीं कर सकता, तो वहां पर वो पूछ रहा है कि वह करता है, क्या करता है, कोई कार्य करता है, नकारात्मक सकारात्मक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा बताइए, कर लिया होगा अपने मन में आंसर। तो यहां पर होगा वो बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है, कोई भी कार्य है। जैसे वो दीवार पर क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, तो उसको विस्थापित तो नहीं किया उसने, वो विस्थापित नहीं हुई, तो विस्थापन वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। W बराबर FD होता है आपका, तो W क्या होगा, कार्य। बल तो उसने लगाया था लेकिन विस्थापन कितना हुआ, जीरो, तो कार्य भी क्या होगा, जीरो होगा। यह आपको ध्यान रखना है। जब कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का दे या इसे विस्थापित ना कर सके या विस्थापित करने में विफल रहे तो वह कौन सा कार्य करेगा, जीरो कार्य करेगा। उसमें कार्य को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि वो क्या होगा, जीरो कार्य होगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। एकदम इजी सा प्रश्न है आपके सामने, इसको तो एकदम करेक्ट करना आपको, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है कि जो विद्युत प्रवाह है उसको मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत प्रवाह को मापा जाता है एमीटर। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए, जो एमीटर होता है ना, शुद्ध एमीटर, उसका प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है। यहां पर हम बात करें वोल्ट मीटर की, किसकी बात करें, वोल्ट मीटर और एक गैल्वेनोमीटर, दो हैं आपके सामने। तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर। यदि हम सीधी भाषा में समझें, विभवांतर जो मापा जाता है, या फिर इसको डेफिनेशन के हिसाब से यदि हम समझें तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, वोल्टमीटर का। और गैल्वेनोमीटर की यदि हम बात करें तो जिस विद्युत परिपथ में कम धारा है उस कम धारा के माप को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर किस काम आता है, विद्युत प्रवाह को मापने के काम आता है। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, वोल्टमीटर का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। पता लग गया कि वोल्टमीटर क्या काम आता है।
एमीटर क्या काम आता है, साथ ही गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, तीनों पता होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर फर्नेस में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब जो है ना वो एकदम इजी सा है। कभी पढ़ा होगा आपने सौर फर्नेस के बारे में, तो जिसमें दर्पण जो प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। लेकिन यहां पर बात नहीं रुकती, बात आगे बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां पर होता है। अवतल दर्पण की यदि हम बात करें तो देखिए, हम जो दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए जिस शीशे का उपयोग करते हैं उसमें होता है आपका अवतल दर्पण। गाड़ियों की हेडलाइट की बात करें तो उस हेडलाइट में भी क्या होता है? अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक की यदि हम बात करें, जो दांतों का डॉक्टर होता है, ठीक है, साथ में नाक कान गला जो भी डॉक्टर चेक करते हैं जिस शीशे से, उसमें किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यह आप ध्यान रख लेना। जो हम दाढ़ी बनाते हैं, सेव जो करते हैं ना, उस शीशे में भी अवतल दर्पण होता है। गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गाड़ियों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? हमसे यहां पर जो प्रश्न पूछा है वो ये पूछ रहा है कि आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो आयनिक यौगिक के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, तभी तो हम इनको ऑप्शन को देखकर उस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। सही कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि आयनिक यौगिक का पहला गुण पहले ऑप्शन में आपके सामने है कि आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होता है। सही है, सही है। पानी में क्या होता है? घुलनशील। पेट्रोल में क्या होता है? अघुलनशील। ये भी सही है कि वो पानी में तो विलय है या पानी में तो घुल जाता है, लेकिन उसकी पेट्रोल के साथ नहीं बनती। किसके साथ नहीं बनती? पेट्रोल के साथ। कहने का मतलब पेट्रोल में अघुलनशील है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि उसका उच्च गलनांक होता है। जी सही है, आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है और क्वथनांक होता है, उच्च गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, इसके साथ यहां पर देखिए कम गलनांक और क्वथनांक। यदि आपको यहां पर ऑप्शन बी के बारे में पता है कि आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक होता है और बाकी आपको आयनिक यौगिकों के कोई भी गुण के बारे में नहीं पता, तो भी आप आसानी से ऑप्शन सी आंसर करके आ सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बी के साथ ही आपको कम दिया गया है। जहां पर गलनांक आयनिक यौगिकों का उच्च होता है तो कम गलनांक वाला गुण उनका कैसे हो सकता है? ठीक है, साथ में ठोस और मजबूत होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए ठोस और मजबूत होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आयनिक यौगिकों में यहां पर कौन कौन से गुण हैं। एक तो पानी में घुलनशील है, पेट्रोल में अघुलनशील है, उच्च गलनांक वाले और क्वथनांक वाले होते हैं, ठोस और मजबूत होते हैं। 3 पॉइंट पता चल गए, लेकिन यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कि आयनिक यौगिकों का गलनांक कम नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? अब इस चीज को समझिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, और उस पदार्थ को, जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, उसको बोला जाएगा ऑक्सीकृत हुआ है। क्या हुआ है?
ऑक्सीकर्त, क्योंकि उसने ऑक्सीजन क्या की है, ग्रहण की है। और उस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ध्यान रख लेना, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उस पदार्थ को कहा जाएगा कि उसका ऑक्सीकर्त हुआ है, और उस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण है वो घटता है। बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या घटेगा, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनीकरण ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए अपना आंसर। आ गई आंसर जो आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यदि आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या जो है वो क्या होगी, घटेगी, क्योंकि कोषों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। जो कोष है उनकी संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो ध्यान रखना कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है, अर्थात कम होता जाता है। ठीक, आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर निर्मित होता है, या धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर बनता है। अब देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है ना आपका, वो नर्मदा नदी पर बनता है। और नर्मदा नदी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। साथ में यहां पर बात करें तो मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर बनता है। आपके सामने एक नदी दिख रही है, शरावती नदी। नदी नहीं, नाम दिख रहा है नदी का। ठीक है, यहां नदी नहीं बह रही है कि शरावती नदी। इस शरावती नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। कौन सा है, जोग जलप्रपात। किस राज्य में है, कर्नाटक में। किस में है, कर्नाटक में। आई बात समझ में। चंबल नदी के बारे में बात करें तो चंबल नदी पर आपका चूलिया जलप्रपात। कौन सा, चूलिया जलप्रपात, जो कि है राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। 3 जलप्रपात मैंने आपको बताए हैं कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात कर्नाटक में, और चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात राजस्थान में। तीनों जलप्रपातों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कभी भी मैं आपसे पूछ सकता हूं, याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है। देखिए जो विषय है, जैसे 3 सूची आपकी संविधान की 7वीं अनुसूची में, एक आपकी संघ सूची है, एक आपकी राज्य सूची है, और तीसरी आपकी संवर्ती सूची है। ये सभी को पता है, और इनमें अलग अलग विषय रखे गए हैं। जैसे संघ सूची के बारे में बात करें तो मुद्रा, बैंकिंग, रेलवे, डाक तार से संबंधित हो गई। राज्य सूची की बात करें तो कृषि हो गई, आपकी पुलिस हो गई। संवर्ती सूची की बात करें तो आपकी शिक्षा हो गई, वन हो गया, विवाह हो गया। साथ में विवाह की एक और क्या आता है, तलाक। ठीक है, विवाह हो गया और तलाक, ये किस में है, संवर्ती सूची में। लेकिन हमसे क्या पूछा है, आर्थिक नियोजन। तो जो आर्थिक नियोजन है ना वो आपका संवर्ती सूची में है। ऑप्शन डी क्या होगा यहां पर, करेक्ट होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का वर्णन है, और वो 3 कौन कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इनमें जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं और कौन सी सूची में रखे गए हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह और तलाक। आर्थिक नियोजन ये किस में है, संवर्ती सूची में है। बात करें राज्य सूची की तो इसमें कृषि हो गया, आपका पुलिस हो गई। किस सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आपकी रेलवे हो गई, बैंकिंग हो गया, डाक तार जो है वो आते हैं आपकी संघ सूची के अंतर्गत। पॉइंट क्लियर, कोई भी डाउट यहां पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां से जो सब्जेक्ट है इनमें वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। संविधान के अनुच्छेद 243C के तहत, देखिए आर्टिकल के बारे में आपसे पूछा है 243C।
इसके अनुसार पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? आर्टिकल 243 के तहत जो पंचायत की संरचना है, उस संरचना से संबंधित जो निर्णय करता है वो कौन करता है? तो हमारा आंसर होगा राज्य विधानमंडल। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहां पर पंचायत से संबंधित 2-3 आर्टिकल हैं। एक तो 243D जिसमें क्या है कि पंचायतों में SC ST आरक्षण, ठीक है, पंचायतों में जो SC ST आरक्षण है वो आर्टिकल 243D में है। साथ में 243E की बात करें तो कार्यकाल, जो पंचायतें हैं उनका कार्यकाल किस में है? 243E में। साथ में 243F की बात करें तो जो पंचायत में पंचायत सदस्य हैं तो उन सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, जो निहरताएं हैं, वो योग्यताएं किस में है? आर्टिकल आपके 243F में। ठीक है, यहां पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। 243 तो हो गया आपकी पंचायत की संरचना, और उस संरचना का निर्धारण कौन करता है, उस संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। ठीक है, ये पॉइंट पहला। दूसरा क्या था कि 243 जो डी है उसमें क्या है, पंचायतों में जो SC ST आरक्षण है उससे संबंधित है 243D। इसके बाद 243E जो है पंचायतों का जो कार्यकाल है वो है। इसके बाद 243F जो पंचायत सदस्य हैं, पंचायत के सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, जो निहरताएं हैं, वो किस में है? आर्टिकल 243F में है। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? जो खजुराहो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये तो हमको पता है। और इस खजुराहो में जो मंदिर है वो प्राचीन नागर शैली में निर्मित है। किस में है? प्राचीन नागर शैली में निर्मित है, जो कि जैन धर्म के मंदिर और हिंदू धर्म के मंदिर है। ठीक है, खजुराहो में हिंदू धर्म के मंदिर है। अब यहां पर प्रश्न आपसे क्या पूछा है? प्रश्न ये पूछा है कि इनका जो निर्माण है, खजुराहो के जो मंदिर है, इनका निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो इनका निर्माण हुआ था चंदेल राजवंश के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा? एकदम सही आंसर होगा। आपका क्या आंसर था वो आपको पता है, आपका गलत था या सही था। आप ये जो कर रहे हो 30%, ये ईमानदारी से आपको करने हैं। कोई बेईमानी वाली आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा यहां पर। ठीक है, जो आपने मेहनत की, आप उस मेहनत को आपको देखना है कि मैंने कितने सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में भी एकदम आपको सही बताने हैं कि मेरे 20 सही है, मेरे 22 सही है, कितने भी जितने आपके सही होते हैं एकदम ईमानदारी से। ठीक है ना? तो यहां पर हम बात कर रहे थे खजुराहो के मंदिर, जो प्राचीन नागर शैली में निर्मित जैन धर्म और हिंदू धर्म के मंदिर है। किस राजवंश के शासनकाल के दौरान इनका निर्माण हुआ? चंदेल राजवंश के दौरान इनका निर्माण किया गया था। ठीक है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो ये है आपकी भरतनाट्यम की। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। और भरतनाट्यम की जो नृत्य उसकी प्रस्तुति शैली है तिल्लाना। कौन सी है? तिल्लाना। अब यहां पर ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है वो किसका है? ओडिशा का। ठीक है, कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही कथक की बात करें आपका यूपी का है। कहां का है? यूपी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें नेहरू रोजगार योजना, या इसको जवाहर रोजगार योजना भी बोला जाता है, शुरू की गई थी? तो वो थी आपकी 7वीं। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट है। देखिए नेहरू रोजगार योजना जो है 1989 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1989 में। और ये आपकी है 85 से 90, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 89 में शुरू की गई नेहरू रोजगार योजना
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? पूर्व प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? राजीव गांधी जी थे। ठीक है, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। एक पॉइंट ध्यान रखना, जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। ये बहुत बार एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध है? सीधा सीधा ये एंटाइटल्ड हो, समझ सकते हो इसको इंग्लिश में, या सूचीबद्ध है। अब देखिए पंचायत के लिए कितने विषय हैं, याद आ रहा है कुछ? 11वीं और 12वीं अनुसूची यहां पर ध्यान रखनी है। देखिए 11वीं अनुसूची की बात करें, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड की गई थी। कौन सी? 11वीं। किससे संबंधित थी? पंचायत से संबंधित थी। और यहां पर पूछा क्या है कि पंचायत के कितने विषय, तो कितने बताए थे? मैंने आपको पढ़ाया था 29 विषय। कितने? 29 विषय बताए थे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन में क्या होगा? डी करेक्ट होगा। यहां पर बात करना साथ में 74वीं संविधान संशोधन 1992, जिसके द्वारा 12वीं अनुसूची ऐड की गई। इसमें कितने सब्जेक्ट थे? 18 थे। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कितने हैं 11वीं अनुसूची में? 29 है और 12वीं में 18 है। देखिए यहां से प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन मेकिंग, ये जो पुस्तक है इसके लेखक के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। अब मैं आपको यहां पर 2 पुस्तकों के नाम बताने वाला हूं। एक तो है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, इसके लेखक कौन है? अरविंद घोष है। कौन है? अरविंद घोष। ये आपको ध्यान रखना है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पुस्तक है। एक आपकी है इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल। ये पुस्तक आपकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। कौन सी? इंडिया स्ट्रगल। देखिए कुछ याद आ रहा है, मैंने बताया था आपको कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस जयंती को, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उनकी जयंती को एक पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। कब? 23 जनवरी। इसी के साथ मैंने एक और बताई थी डेट आपको, 23 मार्च शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या ध्यान रखना है, क्यों मनाया जाता है? रीजन तो होगा कुछ। जी हां, रीजन है और बहुत बड़ा रीजन है कि 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसी वजह से हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? हो गया पॉइंट क्लियर कि पुस्तक पढ़ रहे थे कहां से कहां हम पहुंच चुके। क्यों पहुंच चुके? क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिससे हमें एग्जाम में कम नंबर प्राप्त हो, या फिर एग्जाम में हमें ऐसे पर्सन देखने को मिले जो हमने पढ़े नहीं है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नवकलेवर उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि नवकलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका नवकलेवर उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा? आपका एकदम सही आंसर होगा। इसके बाद हरियाणा की बात करें तो यहां का एक प्रसिद्ध उत्सव है सूरजकुंड उत्सव। कौन सा है? सूरजकुंड उत्सव। कर्नाटक की बात करें तो उगाड़ी उत्सव है। ठीक है, एक तमिलनाडु की बात करें तो जल्लीकट्टू, जो कि आपको पता ही होगा, इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जल्लीकट्टू एक महोत्सव उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है नवकलेवर जो है
सॉरी वो उड़ीसा का है, हरियाणा में सूरजकुंड महोत्सव है, कर्नाटक का उगाड़ी है और तमिलनाडु का जल्लीकट्टू जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? शिक्षा की समीक्षा हेतु जो विलियम हंटर समिति है, या बोल सकते हैं हंटर आयोग बोल सकते हैं, विलियम हंटर समिति बोल सकते हैं, इसका जो गठन है वो किया गया था आपका 1882 में। कब किया गया था? 1882 में। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, सॉरी अगला प्रश्न देखिए, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? जो सतत विकास शब्द है ये अस्तित्व में कब आया था ये हमको देखना है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा? 1987। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। जो सतत विकास शब्द है ये अस्तित्व में कब आया था? 1987 में आया था। अगला प्रश्न देखिए, कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना की गई थी वो 1688 में। कहां पर? मद्रास में की गई थी। कहां पर की गई थी? मद्रास में। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमसे पूछा क्या है वो हमें देखना है। क्या पूछा है कि कलकत्ता में एक शाही चार्टर के द्वारा नगर निगम की स्थापना की गई थी 1726। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में, कहां पर? बॉम्बे और कलकत्ता में एक शाही चार्टर के द्वारा नगर निगम की स्थापना की गई थी। लेकिन साथ में पॉइंट ये भी याद रखना कि 1688 में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? कौन सी भूकंपीय तरंगें PSL जो भी है उनमें से कौन सी ऐसी भूकंपीय तरंग है जिनमें अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो वो आपकी है एस तरंगे। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। एस तरंगों को द्वितीयक तरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक तरंग भी कहा जाता है। और इन तरंगों में क्या होता है? अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। किसमें? एस तरंगों में, जिनको क्या बोला जाता है? द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? देखिए कान्हा जो टाइगर रिजर्व है, कान्हा के साथ हम बात करें आपका पन्ना हो गया, एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया। ये कहां पर है? ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ ये कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कल मैंने एक प्रश्न करवाया था, महाराष्ट्र में था, एक चंदौली राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा था? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। की लोनार झील वो भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, लोनार झील कहां पर है? मध्य प्रदेश में। उड़ीसा की बात करें तो सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व है, सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? ये भी उड़ीसा में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, और यहां पर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी देख लीजिए बांदीपुर है। कौन सा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। नेक्स्ट देखिए, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में रिक्तस्थान नदी के तट पर निर्मित किया गया था। जो अहिल्या किला है जो एमपी में स्थित है, एमपी के महेश्वर नगर में स्थित है, को 18वीं शताब्दी में रिक्तस्थान नदी के तट पर, तो कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन बी क्या होगा यहां पर? सही होगा। ठीक है, कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। और अभी अभी पढ़ा था नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का है, एकदम इजी सा प्रश्न है, एकदम सरल सा प्रश्न है। तो किस प्रकार का है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। आपको बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलेगा, युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए
भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? जो भारत में आम्र वर्षा होती है उसकी घटना कौन सी ऋतु से संबंधित है? तो वो आपकी ग्रीष्म ऋतु। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। जो भारत में आम्र वर्षा होती है वो किस ऋतु से संबंधित है? ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में देखा होगा आपने, राजस्थान में लगभग लू चलती है, जिसको लू बोला जाता है। जो गर्मी में हवाएं जो चलती हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? आपके सामने यहां पर 14, 15, 16, 17 4 आर्टिकल दिए गए हैं। देखिए सारे के सारे आर्टिकल मौलिक अधिकार में पहला है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। और इस समानता के अधिकार में आर्टिकल आते हैं आपके 14 से 18 तक। कहां से? 14 से 18 तक। 14 में आपका क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष जो समानता है वो किस में है? आर्टिकल 14 में। 15 में क्या बताया यहां पर? धर्म के आधार पर भेदभाव। तो हमारा ऑप्शन डी, पहले तो आंसर कर लेते हैं, डी होगा। धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है आपका 16 में। 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो 17 में है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। एक आपका रह गया कौन सा? आर्टिकल 18, जिसमें क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। इसमें एक प्रकार से और प्रश्न पूछा जाता है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं? तो आपके 5 आर्टिकल आते हैं 14 से 18 तक। 14 में है विधि के समक्ष समानता, 15 में है धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, 16 आर्टिकल में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 में है अस्पृश्यता का अंत और 18 में आपका उपाधियों का अंत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता कहलाती है। देखिए अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाती है? तो वो विफल लागत कहलाती है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट, जिसको सनक लागत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनक लागत। कहने का मतलब ऐसी चीजें हमने खरीद ली जिनसे हमें जो खर्च किया है ना वो वापस कभी नहीं आने वाला, उसको बोला जाता है विफल लागत या फिर बोल सकते हैं सनक लागत। नेक्स्ट देखिए, बर्फ भक्षक रूप में जाने वाली चिनुक हवा निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? बर्फ भक्षक या हिम भक्षक बोल सकते हैं, क्योंकि समय से पहले ये बर्फ को पिघला देती है। क्या नाम है? चिनुक। क्या नाम है? चिनुक। पूछा क्या है? किस महाद्वीप में बहती है? तो किस में बहती है? आपकी उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? ये मांसपेशीय प्रोटीन है। क्या है? मांसपेशीय प्रोटीन। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। जो मायोसिन और एक्टिन है ये एक प्रकार के मांसपेशीय प्रोटीन है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, एकदम ईमानदारी से आपको बताना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि प्रत्येक क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक शानदार बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।